तो ये कहानी है कराची के एक ऐसे नौजवान की जिसकी ख्वाहिशात की, जिसके अज़ाइम की कोई हद ही नहीं थी। एक ऐसा शख्स जिसने धोखे की बुनियाद पर एक पूरी की पूरी सल्तनत खड़ी कर दी। जी हाँ, ये है जुनैद बख्त की कहानी। जरा तसव्वुर करें, जुनैद अपने डेंटल स्कूल के पहले ही दिन पहुंचता है और वहां उसका इस्तकबाल एक ऐसी वार्निंग से होता है जो उसकी जिंदगी के वाहिद मकसद से सीधा टकराती थी, पैसा कमाना। डीन ने साफ साफ कह दिया था कि भाई इस शोबे में दौलत नहीं है। तो बस ये एक जुमला ही काफी था। यही वो लम्हा था जिसने जुनैद को एक रिवायती रास्ते से हटा दिया। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो दूसरों के बनाए हुए असूलों पर नहीं चलेगा, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाएगा, चाहे वो कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्लिफ्टन बीच पर गोला गंडा बेचने वाला एक 16 साला लड़का पाकिस्तान की मालियाती दुनिया के मरकज तक कैसे पहुंच गया? आइए इस सफर को शुरू से देखते हैं। जुनैद ने कारोबार की दुनिया में बहुत जल्दी कदम रख दिया था। गोला गंडा बेचकर उसे कामयाबी तो मिली, लेकिन जब उसने गोश्त का कारोबार शुरू किया तो वो बुरी तरह नाकाम हुआ। मगर उसी नाकामी ने उसे अपनी सबसे बड़ी, अपनी असल ताकत का एहसास दिलाया। लोगों को अपनी बातों से कायल करने की, उन्हें कुछ भी बेच देने की एक नाकाबिल यकीन सलाहियत। फिर आया 1987 का स्टॉक मार्केट क्रैश, जो लाखों लोगों के लिए तो तबाही लाया। जुनैद की नौकरी भी चली गई। लेकिन जुनैद के लिए ये बर्बादी नहीं थी, ये एक मौका था। उसने इस अफरा तफरी में वो खला, वो लूप होल देख लिया था जिसे कोई और नहीं देख पा रहा था। उसकी कामयाबी का राज कचरा स्टॉक्स में छुपा हुआ था। ये ऐसी छोटी गुमनाम कंपनियों के शेयर्स थे जिन्हें कोई भी संजीदा ब्रोकर हाथ लगाने को तैयार नहीं था, क्योंकि इनमें खतरा बहुत ज्यादा था। लेकिन जुनैद ने इसी खतरे में अपना सबसे बड़ा फायदा देखा और यहाँ से सारा खेल ही बदल गया। इन कचरा स्टॉक्स को बेचने पर जुनैद को 50% तक का कमीशन मिल सकता था। 50%! जरा सोचिए, ये एक ऐसी रकम थी जिसका इस वक्त कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। यही वो इंजन था जिसने उसकी दौलत बनाने वाली मशीन को समझे रॉकेट की रफ्तार दे दी। अच्छा, तो अब जुनैद के पास फॉर्मूला आ चुका था। अगला कदम था इस फॉर्मूले को एक सल्तनत में तब्दील करना, और इसी सल्तनत का नाम रखा गया इंडस स्टर्लिंग ग्रुप। नाम तो बहुत शानदार था, इंडस स्टर्लिंग ग्रुप। सुनकर लगता था जैसे कोई सदियों पुराना बहुत ही मुअज़्ज़ज़ इदारा हो, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। ये एक सस्ते से किराए के दफ्तर में काम करने वाले कॉलेज ड्रॉप आउट्स और डिलीवरी बॉयज का एक ग्रुप था, जिन्हें जुनैद ने खुद तरबियत दी। जुनैद की भर्ती की हिकमत अमली बड़ी सादा थी। उसे डिग्रियों वाले लोग नहीं चाहिए थे, उसे ऐसे लोग चाहिए थे जो पैसे के लिए भूखे हों। उसने अपनी टीम को स्ट्रेट लाइन परसुएशन नामी एक तकनीक सिखाई, जिसका एक ही मकसद था, क्लाइंट को हेलो से लेकर चेक साइन करवाने तक सीधी लाइन में बगैर किसी हिचकिचाहट के पहुंचाना। अंडर स्टर्लिंग ग्रुप ने जिस फ्रॉड को कमाल तक पहुंचाया, इसे पंप एंड डंप कहते हैं। ये एक सादा लेकिन इंतहाई तबाकुन स्कीम थी, और इसका निशाना हमेशा आम छोटे सरमायाकार ही बनते थे। उनका तरीकाकार बिल्कुल सीधा था, 4 मरहलों पर मुश्तमिल। पहले वो किसी बेकार स्टॉक को सस्ते दामों खरीदते, फिर अपनी टीम के जरिए उसकी झूठी तारीफें करवाकर एक जाली हाइप बनाकर उसकी कीमत आसमान पर पहुंचा देते, और जैसे ही कीमत उरूज पर पहुंचती, वो अपने तमाम शेयर्स बेचकर निकल जाते। नतीजा, मार्केट क्रैश हो जाती और सरमायाकारों के हाथ में सिर्फ बेकार कागज के टुकड़े रह जाते। तो नतीजा क्या था? एक तरफ थे आम पाकिस्तानी, उस्तादा, रिटायर्ड लोग जो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम हो रहे थे, और दूसरी तरफ था जुनैद और उसका ग्रोह, जिनकी दौलत का हर जर्रा इन्हीं लोगों के आंसुओं और ख्वाबों से बना था। वो लोग लग्जरी गाड़ियों, डीएचए के बंगलों और महंगी पार्टियों में जश्न मना रहे थे। लेकिन इतनी तेजी से इतनी नाजुक और झूठी बुनियादों पर खड़ी की गई सल्तनत का गिरना तो तय था, और इसका जवाल भी उतना ही ड्रामेटिक था जितना उसका उरूज था। और फिर सब कुछ एक साथ बिखरने लगा। ये जवाल तकब्बुर से शुरू हुआ जब उसने अपनी लग्जरी यॉट जानबूझकर समंदर में डबो दी। फिर एफआईए की तहकीकात शुरू हुई, दफ्तर पे छापा पड़ा, और आखिर में ये कहानी गद्दारी पर खत्म हुई जब उसने अपनी सजा कम करवाने के लिए अदालत में अपने ही साथियों के खिलाफ गवाही दे दी। लेकिन ये कहानी यहाँ जेल की सजा पर खत्म नहीं होती। दर हकीकत जुनैद का जवाल एक बहुत ही हैरानकुन और मुतनाज़ा नए जन्म का पेशखेमा साबित हुआ। जुनैद को अपने जुराइम के लिए 20 साल से भी ज्यादा की कैद हो सकती थी, लेकिन वो सिर्फ 22 महीने बाद बाहर आ गया। सिर्फ 22 महीने! सोचने की बात है कि इतने बड़े फ्रॉड की सजा 2 साल से भी कम। ये कैसे मुमकिन हुआ? जेल से निकलने के बाद जुनैद ने खुद को मुकम्मल तौर पर बदल दिया।
उसने खुद को एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर दोबारा मुतारिफ कराया। वो एक मुजरिम से गुरु बन गया और अब वही शख्स दुनिया को कामयाबी के राज बेचता है जिसने खुद हजारों लोगों को नाकाम और बर्बाद किया था। अदालत ने जुनैद को हुक्म तो दिया कि वो अपने मुतासरीन को $110 मिलियन वापस करें, लेकिन हकीकत ये है कि उसने इस रकम का सिर्फ एक बहुत मामूली सा हिस्सा अदा किया, जबकि उसके मुतासरीन उन्हें आज तक अपना डूबा हुआ पैसा वापस नहीं मिल सका। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने रह जाता है कि क्या जुनैद बख्त की ये नई कामयाब जिंदगी वाकई एक बदलाव और तौबा की दास्तान है, या फिर ये सिर्फ एक और पहले से भी ज्यादा होशियारी से खेला गया खेल है। इसका फैसला शायद तारीख ही करेगी।